हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज मेरे पास पेपर है आईसीएसई सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का फिज़िक्स का पेपर। ये 40 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम अलाउड है 1 आवर, जिसमें अगेन इंक्लूसिव ऑफ रीडिंग टाइम है, जैसे मैथ्स का था इसमें भी रीडिंग टाइम इंक्लूडेड है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सब एमसीक्यू हैं, तो 1 मार्क या 2 मार्क के भी होंगे, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलो अटेम्प्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्या करेक्ट है देखते हैं। द कलर ऑलवेज चेंजेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। नहीं, कलर चेंज नहीं होता, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ अ मीडियम इज रिफ्रैक्शन। नो, एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिफ्रैक्शन। Number 3, speed of light changes when it enters. Yes, when from one optical medium to another of different optical density. ये correct option है. Okay. Now comes number B, one part B. When a light ray enters from a denser medium to a rarer medium, the light ray bends towards the normal. Angle of incidence is less than angle of refraction. Speed of light decreases. Speed of light remains unchanged. इसमें नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम ये बना के भी देख सकते हैं। अगर ये डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है, डेंसर से सब जब रेयरर जाएगी कोई भी लाइट तो वो नॉर्मल से अवे जाती है। अवे जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, right? So second option is correct. Now comes third one. In the diagram shown below. Now diagram में क्या है, वाटर से एयर की तरफ लाइट जा रही है, सी यानी डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। ए इंसिडेंट है, सी जो है वो रिफ्लेक्टेड है और बी जो है वो रिफ्लेक्टेड है। बाकी नॉर्मल भी दिया हुआ है डी से। नाउ सी क्वेश्चंस क्या बता रहा है। तो यहाँ क्वेश्चंस है नंबर 1, बी इज़ इंसिडेंट रे, सी इज़ रिफ्लेक्टेड रे, ए इज़ इंसिडेंट रे, बी इज़ रिफ्लेक्टेड रे, C is incident ray, B is reflected ray, A is incident ray and C is reflected ray. वापस से देखते हैं, मेन इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे दिखना है। A इंसिडेंट है, C रिफ्लेक्टेड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। A इंसिडेंट है, C इज रिफ्लेक्टेड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नंबर D. From the diagram shown below, identify the characteristics of the image that will be formed. कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसमें जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। रिमेंबर जो हमारा लास्ट डायग्राम होता है लेंस वाला, तो रियल बनता है, नहीं रॉन्ग है। डिमिनिश नहीं बनेगा, फॉर्म्ड विद इन द फोकल लेंथ, नहीं, ये वर्चुअल इमेज होगा। फोर्थ वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। हम इसको बना करके भी देख सकते हैं। तो जब हम बनाएंगे इसी का अगर आगे हम करें तो नाउ सी ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो रे फोकल लेंस से होते हुए जाएगी। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लो, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली जो रे होती है वो अनडेविएटेड होती है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाएंगे ना। ये रेज देखो यहाँ पे कभी मीट नहीं करेगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, तो हम इनको पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। ऑब्वियस है, ये देखो ये वर्चुअल इमेज बनेगा। इनको हम लेके जाते हैं, इमेजिनरी बना, तो ये बन गया सीधा इमेज, तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है नंबर सी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर। अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करें, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर। The wave enters medium B of refractive index 1.5, refractive index that is mu is 1.5. Steps to find the wavelength of light in medium B. Medium B में wavelength of light के लिए हमारा फॉर्मूला क्या, mu is equal to wavelength in A upon wavelength in B, right। तो इससे mu हमारा 1.5 पता है और ये 600 पता है वेवलेंथ, तो इसका निकालना है मीडियम बी में, तो वेवलेंथ होगा 600 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर।
तो देखो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, नंबर 2 एक तो राइट है, पहले हमने ये किया और उसके बाद नंबर 3, तो 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2, दिस इज राइट। Okay, next है the diagram below shows an image formed at a distance of 36 centimeter from the lens of focal length 12 centimeter. With respect to this, answer the questions that follow. now देखते हैं हमारा क्या है ये पार्ट। ओके, सो ये हमारा लेंस है, यहाँ पे एक इमेज बना, यहाँ बन रहा है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है यानी कि ये एक रियल इमेज है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, यू तो नेगेटिव होता ही है, तो यू नेगेटिव। देखते हैं क्या आता है आंसर, ये तो हमको पूछ रहा है, और वी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है। तो 36 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है, तो +36 ये तो लेना पड़ेगा। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो ये +12 लेते हैं। अब हमको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो लाना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम सॉल्व करते हैं अब इसको। 1/12 इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/36 माइनस 1/12, 1/236 माइनस 236 आ रहा है इसका, 1/u 18 आया, -18 लेफ्ट साइड में ही बनेगा ऑब्वियस है, तो -18। अब देखते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हमारा 18 आया है, तो बिटवीन 12 एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये करेक्ट लग रहा है, बट आगे का पार्ट भी देख लेते हैं। लिखा है बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, नो दिस इज रॉन्ग, बिटवीन 12 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो ये ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है 24, क्योंकि 18 सेंटीमीटर है तो और अंदर में दे रहा है, तो नंबर 3 जो है वो करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है नंबर 2, पावर ऑफ दिस लेंसेज। नाउ पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, राइट। फोकल लेंथ क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में करें तो आएगा 0.12 मीटर, यानी कि 100/12, 25/3 यानी 8.33 ये डायरेक्टर हुआ। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर जो है वो पॉजिटिव होगा, तो 8.33 डायरेक्टर पॉजिटिव, यानी कि ये जो है दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट दिया द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ साइन कन्वेंशन इज, साइन कन्वेंशन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया था यहाँ पे -18 सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट रहेगा। नंबर 4 दिया इफ द लेंस LL' इज रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम टाइम बट फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेज, साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज, the size of the image remains the same, information is insufficient। now देखते हैं अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर रहे पहले जो लिखा है उसकी जगह, मतलब कि पहले 12 लिखा था, 12 की जगह अगर 15 रहे तो हम अगर फिर से ये फॉर्मूला यूज़ करें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इस बार फोकल लेंथ 15 है, +15, 1/v माइनस 1/u, u हमारा -18 है, वो लिख देते हैं, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/18, 1/v हमारा निकल के आता है 1/15 माइनस 1/18, सॉल्व करो 90 आया एलसीएम, 6 - 5 1/90, यानी v जो है वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। पर हमको यहाँ पे कहाँ बनेगा वो नहीं, साइज़ ऑफ द इमेज पूछ रहा है, तो अब साइज़ ऑफ द इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है कि कितना टाइम्स बना है, तो I/O भी होता है और V/U भी होता है, तो V/U अगर करें यहाँ पे तो V है 90 और U हमारा -18 आया है, इसका मतलब इसका आंसर -5 आ रहा है, यानी 5 टाइम्स छोटा बन रहा है, तो साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है ना, यानी कि इमेज जो है वो छोटा बनेगा 5 टाइम्स, तो इमेज डिक्रीजेस।
ओके, नाउ आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है ए, द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। यूजेबल फॉर्म जो होता है मैकेनिकल एनर्जी का वो तो काइनेटिक एनर्जी ही होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अलग अलग फॉर्म्स में। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, इसका आंसर है 746 वाट, नंबर 4 ऑप्शन 746 वाट। नाउ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर ऑफ द सेम मास दे कैन क्लाइंब द थर्ड फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग इन 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो टाइम टेकन बाय ए कितना है 3 मिनट्स, और टाइम टेकन बाय बी जो है टी स्मॉल ले लेते हैं तो 5 मिनट्स है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, थर्ड फ्लोर में जा रहे हैं, तो उन दोनों का वर्क को डब्ल्यू ही मानो। देन द रेशियो ऑफ देयर पावर्स ऑफ ए इज टू बी इन एन आइडियल सिचुएशन इज, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई ए, ये आ गया पावर ऑफ ए, और वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई बी। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो क्या आता है, तो वर्क अपॉन टाइम टेकन बाई ए मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन बाई बी अपॉन वर्क। वर्क जाता है, टाइम टेकन बाई बी 5 मिनट्स है और ए का 3 मिनट्स है, यानी 5/3, 5:3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 5:3 यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ नंबर डी, if the center of gravity of a meter scale of mass 80 gram lies at the 45 centimeter mark, then which of the following diagram will show the balance position of the scale। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, बैलेंस पोजीशन क्या होगा उसके लिए। ओके, सो जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस मीटर स्केल की वो 45 सेंटीमीटर मार्क में है, और जो चारों डायग्राम हमारे पास दिए हुए हैं, देखो ये रहे वो चारों डायग्राम, तो ये चारों ही डायग्राम्स जो हैं उनमें फलक्रम 60 सेंटीमीटर मार्क में, यानी जो बैलेंसिंग है वो हम 60 सेंटीमीटर मार्क में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फलक्रम 60 सेंटीमीटर पे लगाया है। अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W2 इंटू L2 होना चाहिए। ओके, नाउ इस साइड में देखें, अगर लेफ्ट साइड में, तो जो वेट है, अगर हम मास इसी का लें मीटर्स का, मीटर रूल का, तो 80 ग्राम होता है। लेंथ कितना है, फलक्रम से लेते हैं 60 माइनस 45 करते हैं, इज इक्वल टू वेट कितना ले W2, ये देखते हैं यहाँ पे 4 वेट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा होता है, पर चारों वेट ही लास्ट में यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर मार्क ही होगा, तो लेंथ जो है वो 100 माइनस फलक्रम 60 लेते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 1200 इज इक्वल टू L2 इंटू 40, तो जो L2 लेंथ जो आ रहा है, सॉरी L2 नहीं W2 आ रहा है जो, वो 1200 डिवाइडेड बाई 40 यानी कि 30 GF होना चाहिए। तो 30 GF हमारा कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, तो ये रहे हमारे 4 डायग्राम, इनमें देखो सब में वेट जो है वो 100 वाले में 100 सेंटीमीटर मार्क में ही है, वहीं सस्पेंडेड है, लेकिन 30 GF विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो हमको हमारा ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर ई, the body has kinetic energy 250 joule. If the mass of the body is 5 kg, then choose its velocity and momentum from the following options। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। तो इससे अगर हम यहाँ डालें सारे वैल्यूज़, तो 250 जूल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू मास 5 है, v² हम निकालते हैं, तो v² की वैल्यू आएगी 250 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि √100। 10 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो 5th नंबर ऑप्शन है, एक तो ये करेक्ट है। दूसरा मोमेंटम पूछ रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला जो है P इज इक्वल टू mv, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास दिया हुआ है 5 kg, वेलोसिटी है 10, यानी कि 50 kg मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 50 kg मीटर पर सेकेंड इज दिस वन।
नंबर 2. सो नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इजी है. नाउ कम्स नंबर F. अ गर्ल एट रेस्ट एट गेट of her society, which is 3.2 meter above the road, comes down the slope AB on a cycle without pedaling. G दिया हुआ है 10 न्यूटन पर kg. ओके, ये डायग्राम दिया हुआ है. अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है द मैकेनिकल एनर्जी पॉजेस्ड बाय द गर्ल एट बी. बी मतलब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन. टॉप मोस्ट पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टॉप मोस्ट पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वही पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी होगी, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस वन इज द करेक्ट आंसर, राइट. नाउ नेक्स्ट आता है नंबर 2. द वेलोसिटी विथ विच गर्ल्स रीचेस पॉइंट ए. तो क्या वेलोसिटी होगी? तो देखो बी जो मैक्सिमम पोजीशन है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए में, ये दोनों ही बराबर होंगे, राइट. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv² बोल सकते हैं. मास तो सेम ही है. जी यहाँ पे दिया हुआ है 10 न्यूटन पर kg. हाइट 3.2 इज इक्वल टू हाफ और mAv². तो हमको वेलोसिटी तो निकालना, तो हाफ भी उधर ले जाते हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू v². v क्या होगा? इसका रूट. तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं. 64 का रूट यानी 8 आंसर आ रहा है. 8 मीटर पर सेकेंड, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ओके, नाउ नंबर 3 है. इफ द मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg, then the kinetic energy of the girl at A is, and assuming no loss of energy. तो assuming no loss of energy अभी जो हमने किया था कि पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ दिया हुआ है तो मास ऑफ द गर्ल इज दिस. खैर हमको ऐसे ही आ जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². हमको सब कुछ दिया हुआ ही है. मास 40 kg है गर्ल का, और v² किस वेलोसिटी से आई वो अभी पता है हमको. 8 की वेलोसिटी से आई है, तो 8 × 8 कर दो, तो 20 × 8 × 8 आ रहा है इसका आंसर. तो 1280 इसका काइनेटिक एनर्जी है, 1280 जूल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ एफ पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4th वन. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल ऑफ मास 40 kg व्हेन शी रीचेस द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ ए बी. जब वो मिड पॉइंट पे पहुंचती है, तो देखो ये रहा हमारा सम, मिड पॉइंट पे पहुंचती है, बिल्कुल यहाँ पे पहुंचती है. तो इसको तुम बहुत इजी तरीके से ऐसे कर सकते हैं अपने, कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी. एंड सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ये हर जगह सेम रहता है. स्पेशली जो मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट समझ लो अगर एम लें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बराबर होंगे. ओके, यानी हाफ हाफ होंगे. तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी वो हम किसी में भी देख लें. अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी ए का या बी का पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी दे रहा हो, यहाँ पे 40 kg वाले का पूछा था, तो हमारा ऑप्शन जो था नंबर 3, उसमें क्वेश्चन पूछा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गर्ल. देखो उसका आंसर 1280 आया था. तो 1280 का आधा करो 640, तो 640 जूल विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है, आंसर ऐसे भी ला सकते हो. और दूसरा तरीका होता है कि जो काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है. हमको m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, खाली यहाँ का हाइट नहीं मालूम. तो ये जो हाइट है ये 3.2 का हाफ होगा, बिकॉज देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एंड ये हाइट निकालने के लिए दिस इज पैरेलल टू दिस. ठीक है, और ये मिड पॉइंट दिया हुआ ही है. तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ये लाइन होगी, यानी जो हाइट होगा ये 3.2 का आधा होगा, यानी कि 1.6 मीटर होगा. और अब हम mgh अगर निकालें, 40 kg था ना उसका, तो mgh m × g × h 40 × 10 × 1.6. तो देखो 640 जो है वही आंसर आ रहा है. तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4 जो था वो करेक्ट था.
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैकेनिकल एडवांटेज में लोड एंड एफर्ट आर रिलेटेड है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी लोड इनटू एफर्ट रॉन्ग है, एफर्ट अपॉन लोड रॉन्ग है। मैकेनिकल एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई एफर्ट इज इक्वल टू लोड, ये राइट है, बिकॉज इस एफर्ट को इधर लाओ तो लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नंबर बी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ मशीन इज़ यूज टू हैव मोर आउटपुट एनर्जी एज कम्पेयर टू इनपुट एनर्जी। नहीं, ये तो इनकरेक्ट है, बिकॉज इनपुट एनर्जी ज़्यादा लगती है। नंबर 2 दिया, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मशीन कैन बी ग्रेटर देन 1, तो ये भी रॉन्ग है, नंबर 2। नंबर 3, इफ़ अ मशीन गिव्स कन्वीनियंस ऑफ डायरेक्शन देन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। नहीं, ये रॉन्ग है, नंबर 3 भी। तो नंबर 4 है, फॉर अ गिवन डिज़ाइन ऑफ अ मशीन इवन इफ द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज द वेलोसिटी रेशियो रिमेन्स द सेम। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो हमेशा एक मशीन का सेम रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर सी, इफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विथ कन्वीनियंट डायरेक्शन, ये इन होना चाहिए, in a block and tackle system with convenient direction has 3 movable pulleys, then its velocity ratio, 3 movable pulleys है तो velocity ratio number of pulleys होता है, तो it is 3। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा। नंबर डी क्वेश्चन है, वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इज 0 एट एवरी इंस्टेंट बिकॉज, पहला ऑप्शन दिया डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो पूरा सर्कल खत्म करे तब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहाँ तो लिखा हुआ है वर्क डन बाय अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो यानी एट एवरी इंस्टेंट, तो हर जगह पे। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बिकॉज अगर ये सर्कुलर पाथ है और किसी भी जगह पे हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो जो है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। क्योंकि थर्ड ऑप्शन दिया देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग, फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो पूरे टाइम एक्ट कर रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर ई है, आइडेंटिफाई द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर अ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट एको बाय ह्यूमंस इन एयर। पहला दिया द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी रफ, नहीं ये कंडीशन नहीं है। द साइज ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, नहीं ये भी नहीं है ऑप्शन। साउंड शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक विद इन 0.1 सेकेंड, यस दिस इज वन ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट होगा, ये कंडीशन है कि 0.1 सेकेंड के बाद ही साउंड आए वापस हियरर तक, लिसनर तक, तभी हमको इको डिस्टिंक्ट सुनाई देता है, अदरवाइज रिवर्बरेशन होते हैं। ओके, now comes question number F. A person standing in front of a vertical cliff fires a gun and hears its echo in 3 seconds. The speed of the sound in air is 340 meter per second. तो हमको स्पीड दिया हुआ है, that is 340 meter per second, और इको का जो टाइम दिया हुआ है वो 3 सेकेंड दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच the person is standing in front of the cliff. Steps are given to calculate the distance. Select the correct sequence. तो देखो डिस्टेंस पता करने के लिए क्या है फॉर्मूला, 2d इज इक्वल टू v इंटू टी, या वेलोसिटी या स्पीड इंटू टाइम, तो d इज इक्वल टू s इंटू टी बाई 2 होगा, 340 इंटू 3/2, यानी कि डिस्टेंस जो है ये 510 मीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन का है। ऑप्शन नंबर 1 जो है 340 इज इक्वल टू 2d/3, ये राइट है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2d अपॉन टाइम दिया है। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 तो रॉन्ग है, 3 करेक्ट होगा, ये यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 170 इंटू 3 होना चाहिए 510, तो 1 उसके बाद 3, इसका मतलब जो 3 नंबर ऑप्शन है 1 देन 3, दिस इज करेक्ट। Okay, now next question है, if the speed of the sound changes to 350 meter per second, then how much distance should the person move towards or away from the cliff in order to hear the echo at the same time, यानी 3 सेकंड में ही उसको लेना है।
स्टेप्स आर गिवन टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। यहाँ स्पीड चेंज हो चुकी है 350 मीटर पर सेकेंड, पहले कम थी, पहले था 340 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। अगर हम लें स्पीड जो है वो 350 माइनस 340 इतना का डिफरेंस हुआ है। डी हमको निकालना है, टाइम वही रखेंगे 3 सेकेंड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा 10 इंटू 3/2। ये हमारा डिस्टेंस दैट इज़ 30/2। 15 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ रहा है। 15 मीटर मतलब कि और पीछे की तरफ जाना है और प्लस करना है हमको। तो जितना भी दूरी पे पहले वो खड़ा था यानी 510 मीटर, तो द पर्सन विल मूव अवे फ्रॉम द क्लिफ। ओके, अब स्टेप कौन कौन से हैं देखो। तो स्टेप ये तो नहीं किया हमने, ये वाला स्टेप किया था। तो एक तो नंबर 2 स्टेप तो हो गई, और यहाँ पीछे में एक ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज़ नंबर 4, ये ऑप्शन भी हमने किया है। तो 2 और 4 कहाँ पे आ रहा है देखते हैं। नंबर 4 ऑप्शन जो है दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। 4 लेंसेज दिए हुए, देखो थिकनेस अलग अलग दी हुई है। अज्यूमिंग ऑल लेंसेज शोन बिलो आर ऑफ द सेम मटेरियल, स्टेट विच लेंस हैज़ अ मैक्सिमम पावर। ना हमने पढ़ा है कि जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है, कम होता है, उसका पावर ज़्यादा होता है, राइट। तो फोकल लेंथ किसका कम होगा, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो क्यू की थिकनेस ज़्यादा है यानी इसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ कम है यानी कि पावर ज़्यादा है, क्योंकि डेविएशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, फोकल लेंथ जिसका कम हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्यू जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नंबर बी है, इन एन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम। इलेक्ट्रिक सेल में चेंज इन एनर्जी कैसे होती है, तो फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिक, यही होता है। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल यानी कि नंबर 2 ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। नाउ नंबर सी, द डायग्राम बिलो शोज अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास 80 ग्राम। A and C are extreme positions and B is of mean position. The bob has velocity 5 meter per second at position B. Assuming there is no loss of energy, select the correct statements from the option given below. G is equal to 10 Newton per kg दिया हुआ है। now हमारे पास जो डायग्राम है वो हम देख लेते हैं क्या है। ये रहा हमारा डायग्राम, ए और सी ये जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है। इस बॉब का मास 80 ग्राम है, और जो बॉब का जो बी है वो मिड पोजीशन है, और यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, नाउ अगर हम इसमें एनर्जी के हिसाब से देखें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो पार्ट तुम लोगों ने किया है, उसमें जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे वो ए और सी है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी बी में मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है इसलिए। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है कि एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। नंबर ए पोजीशन में ओनली काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि ओनली पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, बिकॉज ये एक्सट्रीमेस्ट मतलब हाईएस्ट पोजीशन में है इसलिए। नंबर 2, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1000 जूल। ना ये हम mgh करके निकाल सकते हैं अगर हमको हाइट दिया हुआ हो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर हाइट नहीं दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, हाफ mv² वाला। तो हाफ इंटू मास जो है वो 80 ग्राम है, लेकिन इसको हम kg में चेंज करते हैं तो 80/1000 करें, और इंटू वेलोसिटी है 5, हाफ mv², तो वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ इंटू एम इंटू v²। हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, 0 0 2 4 ये 25 ये कट गया, तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, 1 जूल नॉट 1000। तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब विल बी 125 सेंटीमीटर। अब हम हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि हमको हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम यहाँ पे कितना होगा, ए या सी दोनों में 1 जूल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू mgh। मास दिया हुआ है 80 ग्राम यानी 80/1000, पर यहाँ ठीक है 125 सेंटीमीटर थी, ठीक है 1.25 मीटर आता है कि नहीं देखते हैं। एम जी हमको दिया हुआ है 10, हाइट हमको निकालना है। तो अब हम करते हैं ये पार्ट। तो हमारा हाइट आएगा 5/4
यानी 1.25 मीटर, 1.25 मीटर यानी 125 सेंटीमीटर ही होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। नंबर 4 दिया एट पॉइंट डी द बॉब विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये ऑप्शन रॉन्ग है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन सबसे नीचे बी में होगा। नंबर 5 द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब विल बी 1 जूल, तो ये भी राइट है। नंबर 5 स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि 1 जूल ही हमारा आया है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। अच्छा, नंबर 6 है एट पॉइंट बी द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉब इज 1000 जूल, नहीं ये करेक्ट नहीं है बिकॉज एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी, यानी यहाँ पे भी 1 जूल ही होना चाहिए। तो 2 स्टेटमेंट्स हमको करेक्ट लग रहे हैं। एक बार हम अपना क्वेश्चन खुद से पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। स्टेटमेंट्स दिया हुआ है तो 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं। ऐसे भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट आ गए। ओके, नंबर डी सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ मीडियम। रिमेंबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाउ लिखा हुआ है कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। नंबर 2 है टेक्स प्लेस फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42 डिग्री। लिखा हुआ है दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड नंबर 4 है कैन टेक प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम इज मोर देन इट्स क्रिटिकल इन एंगल। तो देखो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या लग रहा है। एक तो ये 4th ऑप्शन तो करेक्ट है बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो 42 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए तो अपने क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ओवे तो करता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 3 तो रॉन्ग है। नंबर 1 जो है लिखा हुआ है इट कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एज कम्पेयर टू एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो नंबर 1 भी करेक्ट ऑप्शन है बिकॉज ये डेंसर मीडियम में ही दिखाई देता है। तो 1 और 4 करेक्ट ऑप्शन है। Now comes number E. The diagram shows the path of light through a right angle prism of critical angle 42 degree. Okay. Observe the diagram and answer the questions that follow. लिखा है the phenomenon at the surface AC. AC surface कहाँ पे है? AC surface यहाँ है। यहाँ पे इस surface में क्या हो रहा है देखो, AC surface के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, नो रिफ्लेक्शन। तो यहाँ बोल रहा है पार्शियल नंबर 1 ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, नहीं ये रॉन्ग है। नंबर 2 है पार्शियल रिफ्लेक्शन, नहीं ये पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। नंबर 3 दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट यही हम ऑप्शन ढूंढ रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही हो रहा है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा। नंबर 2 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AC इज, और ये ऑप्शन है। तो देखते हैं सरफेस AC पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। ये रहा AC सरफेस, यहाँ हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल नहीं है तो हम एक नॉर्मल बना दें। तो इस लाइन मतलब AC सरफेस पे हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं। ओके, अब हमको ये एंगल निकालना है कितना होगा। ये एंगल कैसे निकालें, तो देखो यहाँ से हम करते हैं, ये पूरा 90 है तो हमको ये एंगल पता चलना बहुत ज़रूरी है। ये एंगल पता चल जाए तो हम ये वाला निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये C है ये 60 डिग्री है क्योंकि ये एक राइट एंगल्ड प्रिज्म है। ये 90 है, ये 30 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 60 होगा। 90 + 30 प्लस एंगल C मिलके 180 होने चाहिए। तो एंगल C कितना होना चाहिए, 180 - 120 यानी कि 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल R इधर वाला ऑप्शन कितना होगा। देखो इस वाले पार्ट को मैं RCQ को अगर बड़ा बनाऊँ, RCQ अगर थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ, Q जो है ये 90 डिग्री है, राइट ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ये हमको 60 डिग्री अभी मिला तो हम ये एंगल जो R इतना सा ये निकाल सकते हैं ना आराम से, 90 60 तो ये कितना होगा 30 डिग्री, हमको मिल गया ये 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बचा हुआ कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। वाई 60 डिग्री, बिकॉज ये टोटल जो है नॉर्मल के कारण पूरा 90 डिग्री बना हुआ है, उसमें से 30 माइनस करो तो बचता है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो C में कितना होगा, 60 डिग्री। देखते हैं ये ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन है नंबर 4, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ये नंबर 3, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस AB इज। अभी AB में देखते हैं
तो सरफेस ए बी जो है इसमें ये लाइन आर एस जो है ये इंसिडेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे यहाँ पे टच हो रही है, जहाँ टच हो रही है वहीं पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं ए बी सरफेस पे। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री की एक लाइन बनाए। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही हमको पता करना है। इसको पता करने के लिए हमको ये एंगल पता होना जरूरी है, क्योंकि ये देखो पूरा मिलकर के 90 हो रहा है, यहाँ नॉर्मल है ना, तो ये पूरा 90 होता है। तो हमको ये एंगल पता चल जाए तो हम जो है 90 में से माइनस करेंगे और हमको हमारा इंसिडेंट एंगल पता चल जाए। अब ये एंगल एस जो है ये कैसे पता करें, तो देखो आर क्यू बी एस ये एक क्वाड्रिलेटरल है। आर क्यू बी एस जो है क्वाड्रिलेटरल है, तो चारों एंगल मिलके 360 होने चाहिए। इसमें हमको क्यू पता है 90, बी पता है 90, आर देखो ये कैसे हम पता करेंगे, आर का इतना सा पार्ट 60 डिग्री हमने अभी निकाला था, ओके। और बचा हुआ पार्ट ये जो है ये भी 60 होगा, क्योंकि देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो 60 60 ये हो गया 120। तो हमारे पास क्या क्या आया है, 90 90 60 और 60 ये 120। ये तीन एंगल मिल गए, तो चौथा एंगल एस जो है वो आराम से पता चल जाएगा। ये 300 डिग्री इन लोग तीनों मिलके हो रहे हैं, इसका मतलब एस क्या होगा, एस होगा 360 माइनस 300 यानी कि 60 डिग्री। अगर एस 60 डिग्री है और ये पूरा 90 था नॉर्मल से, यानी हमको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री है। तो आप देखते हैं हमारे को ऑप्शन 30 डिग्री है क्या, तो हमारा पहला ऑप्शन ही 30 डिग्री मिल रहा है हमको, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखो पहला दिया है स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। देखते हैं ये राइट है क्या, पी क्यू और एस टी की स्पीड राइट है। पी क्यू और बाहर है एयर में है, और एस टी ये भी बाहर है एयर में, दोनों की स्पीड सेम होगी, दिस इज करेक्ट। अब हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन है, वो दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट रे क्यू आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रे आर एस। क्यू आर और आर एस की स्पीड सही है क्या, बराबर है क्या, तो क्यू आर ग्लास के अंदर है और आर एस भी ग्लास के अंदर है, तो इनकी स्पीड भी सेम होगी, क्यू आर एस और आर एस की। स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे आर एस। पी क्यू का ज़्यादा है, आर एस का कम है। लेट्स सी, पी क्यू जो एयर में है उसका ज़्यादा है और आर एस जो ग्लास में है उसका कम है। दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन राइट है। फिर भी अच्छा ये राइट है, सॉरी, तो हमको तो रॉन्ग ऑप्शन को करेक्ट करना था ना, टिक करना था। तो स्पीड ऑफ लाइट रे आर क्यू इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। आर क्यू ज़्यादा है, एस टी कम है। लेट्स सी, आर क्यू ज़्यादा है, ग्लास के अंदर ज़्यादा है, एस टी एयर में कम है। ये रॉन्ग है क्योंकि एयर में ज़्यादा होता है, तो हाँ यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन बोल रहा है। पहले के तीन करेक्ट ऑप्शन थे, तो नंबर 4 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, इसलिए इसको टिक करना है। तो इससे हमारे ये साइंस का फिज़िक्स का पेपर कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे। चैप्टर्स अगर अच्छे से पढ़े हो, सिलेबस अगर अच्छे से कंप्लीट किया है, तो ये पेपर करने में बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को। तो अच्छे से सॉल्व करना, पढ़े नहीं हो तो अच्छे से पढ़ाई करना। मैं जल्दी दूसरा पेपर लेकर के आऊँगी, उसके सॉल्यूशन भी हम लोग साथ में करेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।